रफ्तार, ऐसी रफ्तार जो हवाओं को चीर दे। That is a cracker. स्विंग ऐसी जो बड़े बड़ों की नजरों को धोखा दे दे। That is a beauty. और यॉर्कर, वो ऐसी कि बल्लेबाजों के कदम ही नहीं, हौसले भी डगमगा जाएं। कई फास्ट बॉलर्स देखे, मगर उस जैसे बहुत कम होंगे। वो एक आंधी, एक तूफान था, पाकिस्तान की शान था। जब 1992 का वर्ल्ड कप होने वाला था तो वो अपने उरूज पर था। वो टीम पाकिस्तान का सबसे डेडली वेपन था। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का ख्वाब आंखों में था। उस ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ने लगे। बूरेवाला एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ पूरी रफ्तार से गामजन थी कि अचानक किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपनी पीक पर था मगर इंजर्ड हो गया। ख्वाब टूट गया। वर्ल्ड कप शुरू होने से सिर्फ चंद दिन पहले ही आंधी थम गई, तूफान रुक गया, बूरेवाला एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। जिस ट्रॉफी को उठाने का ख्वाब उसने देखा था वो उसके साथियों के हाथों में थी। वर्ल्ड कप जीतने का वो जश्न जिसका वो मेन कैरेक्टर बन सकता था, अब हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक आम आदमी की तरह सेलिब्रेशन देख रहा था। उस पर एक अजीब सी कैफियत थी, खुशी भी, गम भी, और वो लम्हा, वो एहसास, शायद यही उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी को बयान करता है। टैलेंट बहुत, जज्बा बहुत, परफॉर्मेंस भी कमाल, लेकिन फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में कुछ हो जाता और सब कुछ बदल जाता। ये कहानी सिर्फ एक फास्ट बॉलर की नहीं, ये कहानी है जिद की, जुनून की, गिर कर संभलने और संभल कर फिर उठने की। ये कहानी है दोस्ती की, दुश्मनी की। ये कहानी है उस लड़के की जो बूरेवाला के गुमनाम मैदानों से उठकर दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स में आ गया। ये कहानी है उसकी जिसे दोस्त विकी कहते थे। दुनिया बूरेवाला एक्सप्रेस, और हम जानते हैं वक्कार यूनिस के नाम से। Ball him, the middle stumper's lying back, and doesn't he do that often? He runs in. 16 नवंबर 1971 पाकिस्तान के छोटे से जिला बिहाड़ी का छोटा सा शहर बूरेवाला, इतना छोटा कि पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से टॉप 50 में भी नहीं, और क्रिकेट मैप में तो उसका नाम तक नहीं था। ना कोई एकेडमी, ना कोई जदीद सहूलत, ना कोई खास कोचिंग। लेकिन उस छोटे से शहर का नसीब उस दिन जाग गया। यहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम फिर दुनिया में जगमगाया। जी हाँ, वक्कार यूनिस, नेचुरल टैलेंट और स्पोर्ट्स का जुनून, ये थी उस बच्चे की खास बात। मजे की बात यह है कि बचपन में उसका दिल सिर्फ फुटबॉल में लगता था। क्रिकेट तो 11-12 साल की उम्र में स्कूल में खेलना शुरू की। तो तब किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन इमरान खान और जावेद मियांदाद जैसे लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा। वो कहते हैं ना, लाइफ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। तो वक्कार को क्रिकेट का कीड़ा काट चुका था। उसका ओढ़ना बिछोना, उठना बैठना क्रिकेट था, और उस खेल में उसका टारगेट एक ही था, तेज से तेज गेंद करवाना। गलियों और मैदानों में खेलते मोहल्ले के लड़के उसकी रफ्तार से घबराते थे, और यहीं पर इसी टेप बॉल से इसने एक और चीज़ भी सीखी, रिवर्स स्विंग। जी हाँ, वक्कार खुद बताते हैं कि उन्होंने रिवर्स स्विंग टेप बॉल पर सीखी, और जब हार्ड बॉल पर खेलना शुरू किया तो उन्हें ये आर्ट पहले से ही आता था। और हार्ड बॉल पर आते ही वक्कार को ये अंदाज़ा भी हो गया कि वो सिर्फ तेज़ नहीं बल्कि बहुत तेज़ हैं। 1988 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वक्कार यूनिस का पहला साल। लंबा रनअप, हवा को चीरता हुआ जिस्म, और फिर बिजली की सी तेजी से निकलती गेंद। ऐसा लगता था हाथ से निकलने के बाद भी गेंद वक्कार के इशारों पर नाचती है, उसकी मर्जी पर चलती हुई विकेटों में जा घुसती है। पहला सीजन तो खास नहीं रहा, लेकिन वक्कार फिर भी नज़रों में आ गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप 1987 हारने के बाद इमरान खान पर किसी नए फास्ट बॉलर की तलाश का जुनून तारी था। और वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। इमरान खान ने एक मैच में वक्कार यूनिस को देखा, और ये लड़का उन्हें देखते ही पसंद आ गया। ये था सुपर विल्स कप 1988। पाकिस्तान और इंडिया की डोमेस्टिक चैंपियन टीमें लाहौर में आमने सामने थी। वक्कार यूनिस की यूबीएल का मुकाबला था इंडिया की दिल्ली से। मैच में वक्कार को विकेटें तो कोई नहीं मिली, लेकिन उनकी रफ्तार, एटीट्यूड और टैलेंट ने इमरान खान को बहुत इंस्पायर किया। उन्हें वो चिंगारी नजर आ गई जिसकी उन्हें तलाश थी। यूं इमरान खान वक्कार यूनिस को टीम पाकिस्तान ले आए। बूरेवाला का लड़का अब पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाला था। चैंपियंस ट्रॉफी 1989। अरे नहीं, ये वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, ये शारजा में होने वाले एक टूर्नामेंट का नाम था। तो टूर्नामेंट के लिए जब पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ तो इसमें 18 साल के वक्कार यूनिस भी शामिल थे।
और फिर उन्होंने अपना पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 4 ओवर्स में कोई विकेट नहीं और वक्कार को अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही नेक्स्ट मैच में उन्हें फिर बुलाया गया और 17 अक्टूबर 1989 को हमें वक्कार यूनिस का वो जलवा नजर आया। विक्की ने उस मैच में 3 शिकार किए, 9 ओवर्स में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेटें, और इस स्पेल ने उनकी दुनिया बदल दी। सिर्फ 1 महीने बाद ही वक्कार यूनिस का टेस्ट डेब्यू भी हो गया और पहला इम्तिहान था आर्च राइवल इंडिया के खिलाफ। 15 नवंबर 1989, कराची का नेशनल स्टेडियम। क्रिकेट तारीख का एक ऐसा दिन जिसे कोई नहीं बुला सकता, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान के लिए वक्कार यूनिस ने टेस्ट डेब्यू किया और इंडिया के लिए 16 साल के सचिन तेंदुलकर ने। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए और जब खुद बैटिंग शुरू की तो उन्हें एक ऐसे प्लेयर का सामना था जिसने बाद में दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, वसीम अकरम और वक्कार यूनिस एक साथ पहली बार। उन दोनों लड़कों ने अपनी पहली आउटिंग में ही ऐसी तबाही मचाई कि सीनियर्स इमरान खान और अब्दुल कादिर देखते ही रह गए। 8 विकेटें उन दोनों डब्ल्यूज ने ही ली। वक्कार ने मनोज प्रभाकर और फिर सचिन तेंदुलकर की गिल्लियां उड़ाईं, लेकिन फैसलाबाद और लाहौर में होने वाले अगले मैचेस में उन्हें नहीं खिलाया गया और जब वापस बुलाया गया तो ये सियालकोट में होने वाला चौथा और आखिरी टेस्ट था। पहली इनिंग्स में 74 रन की लीड मिलने के बाद इंडिया की सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई। मैच का चौथा दिन चल रहा था जब इमरान खान और वसीम अकरम ने 38 पर इंडिया की 4 विकेटें गिरा दी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का हौसला बढ़ रहा था जब नौजवान सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए। उनका स्वागत किया वक्कार यूनिस ने एक तेज और जहरीले बाउंसर के साथ। सचिन को भी उस दिन पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स किस बला का नाम है। खैर, सीरीज 0-0 से बराबर हो गई, लेकिन इस सीरीज से क्रिकेट वर्ल्ड को वो बॉलर मिला जिसका खौफ अगले कई सालों तक दिलों पर तारी रहा। वो था 2 डब्ल्यूज का खौफ। एक लेफ्ट आर्मर, एक राइट आर्मर, एक नई गेंद का जादूगर, दूसरा पुरानी गेंद से आफत, एक लाइन और लेंथ का बादशाह तो दूसरा स्पीड का किंग, एक रिवर्स स्विंग का उस्ताद तो दूसरे की यॉर्कर मौत का पैगाम। ये एक ऐसा प्लेयर था जिसने फास्ट बॉलिंग की तारीफ ही बदल दी। और तब एक ऐसा मैच हुआ जिसने वक्कार को घर घर मशहूर कर दिया। ये थी 1991 विल्स ट्रॉफी। मैच था एक मरतबा फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जहां पाकिस्तान के 236 रन के जवाब में 227 पर वेस्ट इंडीज़ के 9 आउट हो चुके थे। आखिरी ओवर वक्कार यूनिस का था जब वेस्ट इंडीज़ को 10 रन की ज़रूरत थी और फिर इयन बिशप ने वक्कार यूनिस को वो छक्का लगा दिया जिसके बाद मैदान में खामोशी छा गई। अब 3 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 2 रन चाहिए थे। मैच तकरीबन ख़त्म था और वक्कार ने दिखाया वो क्या कर सकता है। उसने 2 गेंदें बीट करवा कर आखिरी बॉल पर इयन बिशप को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस मैच की शिद्दत, जोश, जज्बा वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने ये मैच लाइव देखा था। क्या आपको ये मैच याद है? 90s में वक्कार यूनिस का सितारा अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। इसमें कोई शक ही नहीं कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक और मोस्ट फियर्ड फास्ट बॉलर बन चुके थे। उनकी रफ्तार, एग्रेशन और खुसूसन टो क्रैशिंग यॉर्कर्स हर बैट्समैन का नाइटमेयर थे। वो एक मुकम्मल पैकेज थे। बल्लेबाजों को घूरना, बॉल करवाने से पहले कंधे से शर्ट ठीक करना, माथे से पसीना पोंछना और विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन का वो खास और जोशीला अंदाज, ये सब वक्कार यूनिस का स्टाइल था, जो सिर्फ एक फास्ट बॉलर ही नहीं बल्कि एक फिनोमिनन थे। और फिर सबसे बढ़कर वक्कार का असूल एक ही था, विकेट लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। यानी खिलाड़ी आउट हो या ना हो, उस पर दहशत पूरी होनी चाहिए और फिर वही दहशत और खौफ विकेटें दिलाता था। वक्कार को ना मिलती तो दूसरे एंड से वसीम अकरम ले लेते और इसी दहशत का बेहतरीन इस्तेमाल होना था 1992 में वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान क्या, हर मुल्क के खिलाड़ी का ख्वाब होता है वर्ल्ड कप खेलना। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 1992 के लिए स्क्वाड का ऐलान किया तो वक्कार यूनिस उसमें शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर वसीम और वक्कार तबाही मचा देते, लेकिन टूर्नामेंट से सिर्फ कुछ दिन पहले वक्कार जख्मी हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज सामने था, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गया। ये तो मिरेकल था कि पाकिस्तान फिर भी वर्ल्ड कप जीत गया, वक्कार यूनिस के बगैर, जिन्होंने बाद में कहा मैं वहाँ ना होते हुए भी वहीं था। टीम पाकिस्तान वापस आई तो इस्तकबाल के लिए आने वालों में सबसे आगे वक्कार ही थे। जब विक्ट्री परेड हुई, पाकिस्तानी टीम ट्रक पर सवार हुई तो उन्हें भी ऊपर बुलाया गया। वो एक यादगार मोमेंट था। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था, टीम को दुनिया मानती थी और अब वक्कार को खुद को मनवाना था और पहला चैलेंज बना इंग्लैंड का टूर।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड टूर 1992 ये कोई आम टूर नहीं था। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पाक इंग्लैंड क्रिकेट रिलेशन बहुत ही गर्म थे। वकार बताते हैं कि उनकी इंजरी इतनी शदीद थी कि बॉलिंग एक्शन खुद ब खुद बदल गया था, रफ्तार में भी कुछ कमी आई थी और यहाँ वकार ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, सिर्फ रिवर्स स्विंग से नहीं, नई बॉल से भी विकेटें लेना। फिर बर्मिंघम में 1, लॉर्ड्स में 7, मैनचेस्टर में फिर 1, लीड्स में 7 और आखिर में ओवल में 6 विकेटें। वकार ने इंग्लैंड में तबाही मचा दी, सीरीज में 22 विकेटों के साथ और इस तारीखी टूर के सबसे कामयाब बॉलर बने और वसीम अकरम के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे अच्छी वापसी हो नहीं सकती थी। अब 2Ws दुनिया पर वाकई छा चुके थे, लेकिन अब तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो बिल्कुल सीधी है। 2 बेहतरीन बॉलर्स एक दूसरे के शाना बशाना पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, विकेटें ले रहे थे, जीत रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आ गया। दोनों के बीच एक ऐसी दरार पड़ गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दरार क्या थी? जी हाँ, कप्तानी। वो कुर्सी जो अच्छों के ताल्लुकात खराब कर देती है, 2Ws के बीच में भी आ गई। इंग्लैंड टूर 1992 से वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बगावत ने जन्म लिया। कप्तानी जावेद मियांदाद से छीनकर वसीम अकरम को दे दी गई। एक नया कैप्टन, उसके नए फैसले और एक नया अंदाज, और ये सब वकार यूनिस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर क्या, 90s में पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम अफवाहों का गढ़ बन गया। ग्रुपिंग, इख्तलाफात, लॉबिंग और बगावतें। वसीम और वकार का कॉम्बिनेशन मैदान में जितना डेडली था, मैदान से बाहर उनका ताल्लुक उतना ही ख़राब था। दोनों के दरमियान एक ऐसी रकाबत ने जन्म लिया जो कभी खुलकर तो सामने नहीं आई, मगर उसकी हीट सब ने महसूस की, बल्कि आज तक महसूस की जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी की जो म्यूजिकल चेयर चलती रहती है, उसका आगाज़ भी उन्हीं दोनों ने किया था। कहाँ 13 साल तक सिर्फ 2 लोगों ने टीम पाकिस्तान की कप्तानी की, यानी इमरान खान और जावेद मियांदाद, और कहाँ ये हाल कि सिर्फ 8 साल में टीम पाकिस्तान के 14 कप्तान बदले। टीम का तकरीबन हर मेंबर ही कप्तानी का जायका चख चुका था। तो इस कशमकश और अंदर की राइवलरी ने वकार की बॉलिंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला या नेगेटिव, ये कहना मुश्किल है, मगर ये बात तो तय है कि उस दौर में यानी 1993 और 94 में वकार दुनिया के सबसे खौफनाक बॉलर थे। वो विकेटों पर विकेटें ले रहे थे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। 93 में उन्होंने सिर्फ 7 मैचेस में 55 विकेटें ली और 94 में इतने ही मैचेस में 42। इन्हीं दोनों सालों में वनडे की 78 विकेटें अलग। और ये सब वो इतने जोश और जज्बे के साथ कर रहे थे कि एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को जितवाया और इतना जोश चढ़ गया कि उनकी आंखें सूज गईं और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यही वो दौर था जिसमें वकार यूनिस ने सबसे कम मैचेस में 200 विकेटों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मशहूर हैट्रिक भी इसी दौर में की, वो भी अपने खास स्टाइल में, तीनों क्लीन बोल्ड। अब वकार के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, वर्ल्ड कप। और फिर उन्हें अपना ख्वाब पूरा करने का मौका मिल गया। वर्ल्ड कप 1996 आ गया। वर्ल्ड कप 1996, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका मेजबान। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन। होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने वकार यूनिस 13 विकेटों के साथ टूर्नामेंट के सबसे कामयाब फास्ट बॉलर। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर क्वार्टर फाइनल आ गया। बंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का टकराव हुआ। पाकिस्तान ने पहले इंडिया को खेलने की दावत दी। 41वें ओवर्स में जब वकार यूनिस ने इंडियन कैप्टन अजहरुद्दीन को आउट किया तो स्कोर था 200 रन और 4 विकेटें। साफ नजर आ रहा था कि अब वकार डेथ ओवर्स में तबाही मचा देंगे और इंडिया को 250 के करीब रोक देंगे। मगर अगले बल्लेबाज आए अजय जडेजा, जिन्होंने वो किया जो ना वकार यूनिस कभी भूल सकेंगे और ना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। जडेजा बल्ला नहीं, मौला जट का गंडासा चला रहे थे। चाहे यॉर्कर हो या स्विंग होकर अंदर या बाहर जाती हुई बॉल हो, वकार की हर बॉल का ठिकाना एक ही था, बाउंड्री लाइन। अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देने वाले वकार यूनिस को आखिरी 2 ओवर्स में 40 रन पड़े। इंडिया ने 287 रन बना लिए और पाकिस्तान अच्छे स्टार्ट के बावजूद मैच हार गया। वकार का वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब फिर टूट गया। वो आज भी उस मैच को, आखिरी 2 ओवर्स को अपने करियर का बदतरीन लम्हा करार देते हैं। और कोई माने या ना माने, उस मैच के बाद वकार फिर कभी पहले वाले वकार नहीं रहे। बेंगलोर के जख्म खाने के बाद वकार का दिल बुझ सा गया। इंग्लैंड के 96 टूर पर बस 100 परफॉर्म किया। यहाँ तक कि बोर्ड 2Ws और आकिब जावेद का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगा। फिर कई नाम आए,
शोएब अख्तर अपनी रफ्तार से दुनिया को हैरान करने वाले थे। मोहम्मद जाहिद आ चुके थे। अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर भी फास्ट बॉलिंग में जौहर दिखा रहे थे। मुकाबला सख्त था और अब वक्कार की टीम में जगह गारंटीड नहीं थी। वो स्क्वाड का हिस्सा तो होते, मगर अब ज़रूरी नहीं था कि उन्हें हर मैच खिलाया जाता। वसीम अकरम की कप्तानी में उन्हें बहुत टफ टाइम मिल रहा था, मगर वो कहते हैं ना, क्लास इज़ परमानेंट। फॉर्म तो आती जाती रहती है और इस क्लास की एक झलक दुनिया ने देखी 1997 में, जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के टूर पर आया था। नवंबर 1997 वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के टूर पर था। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में खेला जा रहा था। सुबह 37 पर 2 आउट हो चुके थे और अब क्रीज पर थे ब्रायन लारा अपने सिग्नेचर स्टाइल में। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं और खुलकर खेलो। वक्कार यूनिस की पहली बॉल चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद पर फिर चौका। वक्कार का दिमाग चकरा गया। लारा आसमान पर थे और उन्हें नीचे लाने के लिए वक्कार ने वो बॉल करवाई जिसे आज भी कई लोग बॉल ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर जिसने लारा जैसे बैट्समैन का भी डिफेंस तोड़ कर रख दिया। क्या बॉल थी यार। लेकिन हकीकत यह है कि 90s का इख्तिताम वक्कार के लिए बहुत मायूस कुन रहा। वो ज़्यादातर फॉर्म या फिटनेस के मसाइल का शिकार रहे या टीम से बाहर रहे, यहाँ तक कि 1999 के वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। ये वही दौर था जब मैच फिक्सिंग के बादल भी पाकिस्तानी क्रिकेट पर मंडरा रहे थे। जस्टिस कयूम कमीशन की तहकीकात हुई और अगरचे वक्कार पर कोई संगीन इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, मगर उन्हें जुर्माने का सामना ज़रूर करना पड़ा। ये एक मुश्किल दौर था, लेकिन ये दौर ख़त्म होने वाला था और एक नया दौर शुरू होने वाला था, वक्कार की कप्तानी का दौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स को अब एहसास हो गया था कि वसीम अकरम अपने करियर के एंड पर हैं। शोएब अख्तर की फिटनेस पर भी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्लेयर तजुर्बा भी रखता है और परफॉर्म भी करता है तो वो वक्कार यूनिस ही हैं। सन 2000 में तो ऐसा लग रहा था कि पुराना विक्की लौट आया है। वही रफ्तार, वही स्विंग और विकेटें लेने की वही भूख, और ये सब वक्कार को कप्तान बनाने के लिए काफ़ी थी। नई सदी शुरू होने से पहले उन्हें मोइन खान की जगह कैप्टन बना दिया गया। लेकिन कहानी वही पुरानी। सीनियर प्लेयर्स, जिनमें वसीम अकरम भी शामिल थे, खिंचे खिंचे रहते। जिस पर किसी ने कहा वक्कार टीम का कप्तान है, सब मानते हैं, मगर वो जिनका कप्तान है वो इसे कप्तान नहीं मानते। पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन वक्कार यूनिस ने ये काम किया। उन्होंने पाकिस्तान को कई यादगार कामयाबियां दिलाई। मसलन 2001 में इंग्लैंड को मैनचेस्टर में हराया, फिर 2002 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज में शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बना। लेकिन हकीकत यह है कि टीम में ग्रुप बंदियां उरूज पर थीं। हर कप्तान की तरह वक्कार को नौजवानों पर भरोसा था, जबकि सीनियर्स उनसे खुश नहीं थे, और उन्हीं हालात में वर्ल्ड कप 2003 आ गया। एज ए कैप्टन वक्कार यूनिस का पहला और आखिरी बड़ा टूर्नामेंट। इस वर्ल्ड कप में वक्कार यूनिस की फॉर्म और फिटनेस पर आज तक सवाल उठाया जाता है। कुछ लोगों के ख्याल में उनकी टीम में तो जगह ही नहीं बनती थी, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए खेले क्योंकि वो कैप्टन थे। टीम पाकिस्तान में नाम तो बड़े बड़े थे, लेकिन उनके काम का ज़माना गुजर चुका था। इसीलिए हैरत की बात नहीं थी कि पाकिस्तान पहले राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। शिकस्त का मलबा कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों पर गिरा। वक्कार यूनिस की कप्तानी ही नहीं, टीम में जगह भी चली गई। 4 मार्च 2003 को वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच वक्कार यूनिस के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। एक लेजेंड बहुत खामोशी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड छोड़ गया, और सच ये है कि उन्हें वो फेयरवेल नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन क्रिकेट से वक्कार का ताल्लुक हमेशा जुड़ा रहा। वो आज तक क्रिकेट मैदानों पर नजर आ रहे हैं, कभी कमेंटेटर के रूप में तो कभी कोच की सूरत में, और यहाँ भी उनकी करियर में बहुत सी कंट्रोवर्सीज आई। वक्कार यूनिस ने 2 मरतबा पाकिस्तान के हेड कोच का ओहदा संभाला, और दोनों ही मरतबा कंट्रोवर्सीज और नाकामियों की जद में रहे। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट हराना, 2010 के T20 और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचना, उनका क्रेडिट किसी हद तक वक्कार को मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इससे कहीं बेहतर रिजल्ट डिजर्व करता था। लेकिन असल मसला था सीनियर खिलाड़ियों से इख्तलाफात, खास तौर पर शाहिद अफरीदी से। वक्कार का हमेशा शिकवा रहा है कि टीम सिलेक्शन के मामलात में उनसे नहीं पूछा जाता और बोर्ड भी ताउन नहीं करता। ऐसे बहुत से मसाइल की वजह से दोनों मरतबा उन्हें कोच के ओहदे से रिजाइन देना पड़ा, वक्त पूरा होने से पहले ही। एज अ कोच वक्कार का सबसे मुश्किल टाइम था 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। एक बार उन्होंने बताया कि मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो गया था कि कोचिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था।
मगर बाकी खिलाड़ियों का क्या कसूर, ये सोचकर रुक गया। कोचिंग का सिलसिला बहरहाल खत्म हो गया। आज वक्कार यूनिस का किरदार सिर्फ कमेंट्री बॉक्स तक है और यहाँ भी उनकी सबसे ज्यादा चलती है वसीम अकरम के साथ। I tell you, सकलैन आउट हो गया। नहीं वो अच्छा तू बता, you tell them। अचानक सकलैन आउट हुआ है और मुझे फटाफट पैड करके मैं गया हूँ अंदर और मुझे रास्ते में हाफ पे वसीम भाई मिले हैं। मुझे रास्ते में कहते हैं ज़रा ध्यान नाल खेली, पहला अंदर तेज़ आंदा ही मगर 250 तुसी कीता है, 80 वो कर गया जिन्हें बैटिंग नहीं आती, ठीक है ना। सो जिन्हें बैटिंग नहीं आती है। I'm just joking। वक्कार यूनिस की लेगेसी क्या है? 373 टेस्ट और 416 वनडे विकेटें। नंबर्स, स्टैट्स या वो एटीट्यूड, वो जज्बा, जीतने की वो जिद जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते थे। शायद यही जिद हमें उनकी कोचिंग स्टाइल में भी नजर आई। खैर आजकल ये बहस भी चल रही है कि 90s के खिलाड़ियों ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, किसी को इंस्पायर नहीं किया। उनके लिए 90s के वक्कार की कहानी ही काफ़ी है। वो कि जिसके रनअप ने यूसेन बोल्ट को इंस्पायर किया, जिसकी विश थी कि वो वक्कार यूनिस जैसा बने। जी हाँ, वॉश और एम्ब्रोस जैसा नहीं, वक्कार जैसा। हाँ, इस सफ़र में कामयाबियाँ भी हैं, नाकामियाँ भी, दोस्तियाँ भी हैं, राइवलरीज भी, जीत का जश्न भी है तो हार की मायूसियाँ भी, मगर सबसे बढ़कर है वो जज्बा, हार ना मानने वाला जज्बा। अब फैसला आप खुद करें कि 90s की ये कहानी इंस्पायरिंग है या नहीं।